नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसी रही बाजार की चाल, कैसा रहा बाजार का पूरा सूरत हाल। और शेयर बाजार में अगर पिछले सप्ताह की बात की जाए तो उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। दरअसल भारतीय बाजार में नीतिगत रेपो दर को जब 6.5% रखने का जो फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया, एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ बाजार नजर आया। रेपो दर स्थिर रखने के फैसले से बैंकिंग और गैर बैंकिंग जो वित्त कंपनियां थी, उनके शेयर्स में तेजी का रुझान रहा। यूएस जॉब डेटा, खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े, आईटी कंपनियों के अपने क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं, डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट के साथ एफआईआईएस और डीआईआईएस का जो अप्रोच बाजार को लेकर रहने वाला है, किस तरह से ये तमाम फैक्टर्स जो हैं निवेशकों पर डालेंगे असर, इन सभी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे मार्केट विशेषज्ञ। अपना सवाल पूछने के लिए आप जो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, उन्हें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। तो इस खास शो में चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र वाधवा साहब स्टॉक एनालिस्ट हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि अगर हम तमाम उन ट्रिगर्स की बात करें जो आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल को तय करने वाले हैं, उसमें हम खुदरा दर और महंगाई के आंकड़ों की बात करें, एफआईआईस की खरीदारी हो, साथ ही साथ बात अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की जाए आईटी कंपनीज की, ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए किस तरह का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में अगले हफ्ते? नमस्कार अंशला जी। देखिए, हम एक इलेक्शन मोड में हैं और इलेक्शन तक मेरे को लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आते हम रेंज बाउंड रहेंगे। मार्केट्स ऊपर के लेवल पे हैं, रिजल्ट का ये मंथ है, पूरे क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो ये सारी चीजें जो है मार्केट को डिटरमिन करेंगी। और 22,700-800 के लेवल पे हाँ, अगर ये हम ब्रीच कर पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। बट मेरे को लगता है जब तक मार्केट के रिजल्ट्स, हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, ये रेंज बाउंड रहेगी। साथ ही हमने ये देखा कि तमाम जो बैंकिंग स्टॉक्स थे या फिर हम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करें, उसमें ज़बरदस्त खरीदारी देखी गई शुक्रवार के सेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। ऐसे में मंडे को किस तरह का ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर बाजार से? मार्केट में जो देखिए रेट का आरबीआई पॉलिसी का जो वो था, वो तो इंडिकेट इंडिकेशन आई गया था कि रेट जो है अभी इतनी जल्दी घटने वाले नहीं है। यूएस के फेड ने भी ये इंडिकेट करा है कि इंटरेस्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट क्वार्टर में या जून तक आ जाएंगे, वो लगता है अभी थोड़ा सा दूर है। यही हमारे आरबीआई की जो पॉलिसी का एक जो इंडिकेशन आया है कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो यहीं रहने वाले हैं। बट लोगों में ऑप्टिमिज्म है, इन्वेस्टर में ऑप्टिमिज्म है कि इंटरेस्ट रेट जो है जून में नहीं, अगर इतनी जल्दी नहीं, जून जुलाई के करीब हमारे को लगता है इंटरेस्ट रेट में ट्विकिंग होगी, ये नीचे की तरफ आने शुरू होंगे। तो लोगों ने उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बिल्टअप करी है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, और इंटरेस्ट रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर उन्होंने पोजीशन क्रिएट करी है और वो कंटिन्यू रहेगा। मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट रेट तो घटने ही है इस साल के अंदर, मिड ऑफ द ईयर। बहुत जमकर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने देखा। अगर हम जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था पिछले हफ्ते, उसकी अगर बात की जाए, आने वाले समय में जिस तरह से आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के दौरान जो कई अहम बातें कही वाधवा जी, उसमें मॉनसून की चाल को लेकर भी अंदेशा जताया गया है। इसे लेकर अगर हम एग्री स्टॉक्स की बात करें या इससे जुड़े जो तमाम सेक्टर्स हैं, उन पर किस तरह का नजरिया आपका रहने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ जो मानसून की जो प्रेडिक्शन हुई है उसमें काफी कहते हैं नॉर्मल के अराउंड ही हमारी मानसून इस बार आएगी और गर्मी काफी रहने वाली है। तो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं जैसे एसी और कूलर्स और रेफ्रिजरेशन, तो ये सेक्टर्स के अंदर काफी तेजी मेरे को लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर काफी हीटेड अपना लगता है कि मौसम रहने वाला है। तो ये वाले सेक्टर्स जो हैं, इस पे लोग इन्वेस्टर जो हैं अपना ध्यान रख सकते हैं। वाधवा जी, क्योंकि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो
किन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया और इस फाइनेंशियल ईयर में आपको किन प्रॉमिसिंग सेक्टर्स पर उम्मीद से ज्यादा इस बात का भरोसा है कि वो बेहतरीन रिटर्न्स देंगे निवेशकों को? देखिए, बैंकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी है हमारी इकोनॉमी का, जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथन हुई है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब हम हैं, और आगे जो है जो इसकी ग्रोथ है वो काफी तेज है, जैसा इंडिकेट किया गया है इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी और हमारी आरबीआई ने भी। तो बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो कि जिसमें पिछले साल भी हमने ग्रोथ देखी है, और आने वाले टाइम के अंदर भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हमारी स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ा बजट उन्होंने डिक्लेयर किया था पिछले, जो वोट ऑन अकाउंट भी था, जो अपने पेंडिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे को इंडिविजुअली जो है एक मेडिकेयर जो है वो एक बहुत हेल्थ सेक्टर जो है बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे सेक्टर काफी इंडिया के अंदर, देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो हमने एक एनालिसिस किया था कि जब इकोनॉमी ये 5 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन होती है, या पर कैपिटा इनकम $2500 से $5000 होती है, तो कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर तेजी आती है, और जो आपकी स्पेंडिंग होती है वो कैसी होती है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी होनी शुरू होती है, जिसके अंदर बड़े लग्जरी आइटम्स और हाउस होल्ड परचेज, ये वाली चीजें काफी होती हैं। तो ये सारी चीजें इस पीरियड में होने वाली हैं आगे 1-2 साल के अंदर। तो ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। और हमारे साथ भरत सिंह अभी जुड़ गए, हमारे पहले कॉलर हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी, पूछिए सवाल अपना। हेलो जी, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। जी पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि यस बैंक, मेरे पास अराउंड 10,000 शेयर है, तो ये कंडीशन में क्या कर सकते हैं? मतलब होल्ड करना चाहिए कि सेल आउट करना चाहिए? माधवा जी, यस बैंक के शेयर्स को लेकर वो पूछ रहे हैं आपसे। जी जी जी, देखिए यस बैंक, जैसे मैंने अभी बोला, पूरा बैंकिंग सेक्टर को हम बहुत अच्छा पॉजिटिव देख रहे हैं। यस बैंक के अंदर जो है पीछे कंसोलिडेशन काफी हुआ है, नया इसमें प्रोमोटर्स के अंदर एंटर हुआ है नए। और एक और न्यूज मार्केट में थी कि जो जिन्होंने बेल आउट करा था एसबीआई, वो कहीं उसको अपनी जो होल्डिंग है इसको वो डिस्पोज ऑफ करेंगे या उसको डिल्यूट करेंगे। एज ए बैंक ये बहुत अच्छा, मतलब एग्रेसिव बैंक है, और मेरे को लगता है आपने इसके अंदर बड़ी होल्डिंग बनाई हुई है, इसको आप कैरी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न इसमें मिलने वाली है। बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस स्टॉक के अंदर। वाधवा जी, जिस तरह से ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रॉमिसिंग है, नए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं या फिर अगर डायरेक्टली वो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी तरफ से? नए जो नया इन्वेस्टर है मार्केट में आना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छी मार्केट है। देखिए हम उस फेज में हैं इकोनॉमी में, और जिसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न आने चाहिए इन मार्केट्स के अंदर, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आपने बोला, सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर उसके अंदर डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, और प्रोफेशनल इन्वेस्टर, प्रोफेशनल जो मैनेजर्स हैं आपके फंड के, उनके थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्होंने काफी स्टडी करा हुआ है और इकोनॉमी की समझ रखते हैं और रिलेट कर पाते हैं, कोरिलेशंस कर पाते हैं, तो उनके लिए जैसे मैंने सेक्टर्स बोले हैं उसमें स्टडी करें, उसके अंदर कंपनीज सेलेक्ट करें, कौन कौन सी अगर नई कंपनियां हैं उस सेक्टर्स के अंदर, उसमें इन्वेस्ट करेंगे पढ़ के। लेकिन तो वो जरूर, मेरा एक और कहना होगा नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे हमने कहा सिप बहुत अच्छा माध्यम है, म्यूचुअल फंड बड़ा अच्छा माध्यम है। सिर्फ लोगों के टिप्स पे या किसी के कहने पे परचेज करने की बजाय ये मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो इसमें पढ़ें जरूर, पढ़ के इस मार्केट में आए, इसमें रिसर्च करें छोटी बहुत, या करवाएं किसी से, और फिर इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, जिस तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोशन पॉलिसी है 2024 को की अगर बात की जाए, उसे एक्सटेंसिवली प्रमोट किया जा रहा है। इस लिहाज से इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट्स में जो तमाम
अन्य स्टॉक्स हैं या फिर इस पूरे सेक्टर को ओवरऑल देखें, किस तरह से और कितने बुलिश हैं आप? ये ईवी सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है। टू व्हीलर की बात करें, पहले हम फोर व्हीलर के अंदर देखा था, नए मॉडल्स आ रहे थे, नई जो और इसमें मैं खुद दो ईवी मैंने रिप्लेस करी हैं कंबशन इंजन की बजाय पेट्रोल और उसके अंदर। तो अभी लेटेस्ट एक डिक्लेरेशन भी था और एक डायरेक्शन भी थी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि हम सबसे बड़े टू व्हीलर के एक्सपोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, और उसके अंदर उन्होंने इंसेंटिव स्कीम्स का इंडिकेशन दिया है कि कहीं ना कहीं और इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो लीडरशिप है टू व्हीलर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो बरकरार रहे ईवी के अंदर भी। तो और उन्होंने अपील करी थी आईआईटीज को भी कि उसके अंदर नई रिसर्च करी जाए, जिससे कि उसकी जो किलोमीटर वाइज जो उसका वो है वो बढ़ सके, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। तो एक सेक्टर एज ए ईवी सेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कई कंपनीज ने इसके अंदर पोजीशनिंग करी है, जैसे टाटा है, टाटा मोटर्स ने, तो वो काफी अग्रणी इसमें कंपनीज हैं। तो इन्वेस्टर इसके अंदर बिल्कुल देख सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ तरुण जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। तरुण जी पूछिए अपना सवाल। तो अब सब दवाई लेते जी तरुण जी पूछिए सवाल। हाँ जी मैडम बताइए। जी पूछिए सवाल। सर मैं पूछ रहा था कि इसमें ना आपका जोमेटो के शेयर है, नेशनल एल्युमिनियम के है सर मेरे पास। हेलो वाजवा जी, जोमेटो के शेयर्स के बारे में जानकारी चाह रहे हैं तरुण। हाँ देखिए, जोमेटो जो है अपना एक नया सेक्टर है, उसकी कंपनी है, और पिछले हफ्ते हमने देखा है उसने ऑल टाइम हाई अपना 200 रुपए का जो प्राइस है उसको ब्रीच करा है। ये देखिए, लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं जो कि डिलीवरी इनिशिएट करती, इनिशियल उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा है फूड डिलीवरी का, और वो और जो आइटम्स हैं उसको भी उसके अंदर ऐड कर रही हैं। मैंने अभी जो रिजल्ट्स देखे हैं, जो उनकी कमेंट्री आई थी, तो उसके अंदर उन्होंने कई नए आइटम्स जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं वो भी ऐड कर रहे हैं जोमेटो। तो जोमेटो एक बहुत अच्छा प्ले है, नई इकोनॉमी है, नया सेक्टर है, इसमें लगे बने रहिए। ये आपको, क्योंकि यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट के अंदर, इस कंपनी के अंदर, और कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है इसके साथ। स्विगी एक और नया प्लेयर है जो कि आईपीओ अपना लेकर आएगा आने वाले टाइम पर, बट मेरे को लगता है ड्यूपोली है और बहुत बड़ा शेयर है इसका हमारे जो डिलीवरी सिस्टम के अंदर, फूड डिलीवरी के अंदर और दूसरी डिलीवरीज के अंदर, तो इसमें बने रहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिवीश हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। दिवीश पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो जी जी पूछिए सवाल। हाँ, मेरी साल 54 साल है जी, और मैं 4 लाख रुपया म्यूचुअल फंड के थ्रू रोकना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड कीजिए सर। माधवा जी, 4 लाख रुपए के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और किस तरह से कर सकते हैं ये जानकारी चाह रहे हैं। मैंने एज भी अपना बताया, एज भी बताया 56 साल। हाँ जी, देखिए, इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जिस आप एज ग्रुप में हैं, तो काफी आपके जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो काफी पूरे भी हो गए होंगे, जैसे चाइल्ड एजुकेशन और बाकी उनकी मैरिजेस वगैरह। तो लेकिन आपको अपना जो 54 साल के अंदर आपको अपनी रिटायरमेंट और उसके आगे की उसका सोचना चाहिए, और उसके बेस पे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी मैं अज्यूम करता हूँ आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो सिप करिए इकट्ठा, ना इन्वेस्ट करके उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। और देखिए, एक थंब रूल होता है जो कि हमारे को शुरू में पढ़ाया गया, 100 माइनस आपकी जो एज होती है, वो एक जो रिस्क एसेट है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप देखिए उसी हिसाब से, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अपनी एज को उसमें लेस करिए और उतना जो एक्सपोजर है वो मार्केट में लीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये थंब रूल है, हमेशा वैलिड रहता है। और बड़े जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो लार्ज कैप फंड्स हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिलेगी। और इमर्जिंग जैसे कई हमारे यहाँ सेक्टर्स हैं, उनके भी फंड्स बने हुए हैं,
और उसके अगर आप उसके अंदर जी इन्वेस्ट जी। करेंगे, एक मुश्त ना करके अगर सिर्फ करेंगे तो बेटर रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, नागेश पाल जुड़े हुए हैं। नागेश जी पूछिए अपना सवाल। था ये स्मॉल कैप जो अपने पैन छोटे से है, कौन कौन सी खरीदनी चाहिए, इनके बारे में जानना। नागेश जी एक बार सवाल दोबारा दोहराइए अपना। जो पेनी स्टॉक होते हैं जी। उनके बारे में जानकारी चाहिए थी मैंने। जी जी पेनी स्टॉक कौन कौन से बिल्कुल खरीदने। ठीक है वाधवा जी, पेनी स्टॉक्स पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस शो पर, लेकिन फिर चाहती हूँ कि आप रोशनी डालें कि पेनी स्टॉक्स को लेकर हमने देखा है कि निवेशकों का काफी रुझान रहता है क्योंकि उनका जो प्राइस वैल्यू है वो अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक जो है अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और टाइनी और वो वाले सेक्टर के अंदर। आपको कंपनीज देखनी है, कंपनी अगर परफॉर्मर है, नई कंपनी स्टार्टअप्स के अंदर हम मर्चेंट बैंकर भी हैं, आईपीओज लेकर आ रहे हैं, तो हमारे को लगता है कई कंपनी इतनी डिजर्विंग होती हैं, उनकी जो रेशियोज हैं और वो बहुत अच्छी होती हैं, इन्वेस्टेबल कंपनी होती हैं, तो आपको उसके अंदर कंपनी सेलेक्ट करनी है रादर देन एक कोई हम उसके अंदर सेगमेंट बनाए कि ये स्मॉल सेगमेंट है, लार्ज सेगमेंट है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस जो हम मार्केट जिस स्टेज पे खड़ी है, तो हमारा सजेशन है कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी अगर आप स्टडी करें कंपनीज के अंदर, आज छोटी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि मार्केट जैसे एक्सपेंड कर रही हैं वो साइडलाइन पे होती हैं, थोड़ा सा भी अगर मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्लस या माइनस होता है या परफॉर्म नहीं कर रहा होता वो सेक्टर, तो उस पे इशू आ जाते हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं काफी इफेक्ट करते हैं। लार्ज कंपनीज जो होती हैं उन्होंने अपने को आइसोलेट किया होता है काफी कुछ इकोनॉमी से या इंडस्ट्री से और डिमांड एंड सप्लाई से, तो वो बेटर रहते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं आपकी रिटर्न्स में और वेल्थ क्रिएशन के अंदर। तो अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और अभी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जी। हम सजेस्ट करेंगे कि लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार इस शो पर कॉलर्स जुड़ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी के लिए। हरिंद्र यादव जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। हरिंद्र जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि मैंने टाटा मोटर्स के शेयर बाय किए हुए थे बिफोर 2 ईयर, तो अभी वो कब तक कर, अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा रिज्यूम हो रहा है कि टाटा थोड़ा ग्रो कर रहा है वोल्टास में। सर टाटा मोटर्स पर आपकी राय चाहते हैं? मैम टाटा वोल्टास पर अपनी राय चाहते हैं वाधवा जी? यस मैम जी। देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हम मौसम की बात कर रहे थे और मौसम के अंदर भी हम इस बार जो प्रेडिक्शन है कि काफी समर्स जो हैं इंडिया के अंदर काफी गर्म रहने वाली हैं। वोल्टास उस सेक्टर को डील करता है जिसमें रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और कंज्यूमर वाइट गुड्स जो हैं वो आती हैं, उसके अंदर वो डील करते हैं। तो जिस तरह से प्रेडिक्शन है गर्मी रहने वाली है इस समर्स के अंदर, तो ये वाले सारे कंपनीज जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। वोल्टास एक बहुत अच्छा ब्रांड है, डोमेस्टिक ब्रांड है और मेरे को लगता है खासकर इस सीजन तो आपको जरूर इसके अंदर बने रहना चाहिए। और देखिए, एक और चीज हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमारी कंपैरेटिव करें तो कंपैरिजन करें चाइना और इंडिया का, वहाँ की कंजम्पशन, वहाँ की एसी की कंजम्पशन और इंडिया की एसी की बाइंग जो है अगर कंपेयर करें तो बहुत फर्क है। हम यहाँ पर जो है हर साल 12 मिलियन के करीब एसी खरीदते हैं, जो कि वहां पर जो है 200 मतलब बहुत बड़ी फिगर है, जो कि मल्टीपल है 10 टाइम्स हमारे से यहाँ पर चाइना के अंदर परचेज की जाती है एयर कंडीशनिंग और ये वाइट गुड्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इंडिया के अंदर, हाउस होल्ड जो है ये जो एसीज, रेफ्रिजरेशन, ये सारा परचेज करना शुरू करेगा और ये सेक्टर, ये जो कंपनीज हैं इसी को डील करती हैं, डिस्क्रिशनरी इसके अंदर कहते हैं कंजम्पशन जी। तो बहुत इनका बहुत बड़ा स्कोप है आगे और इसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएट होगी इसके। और हमारे साथ एमपी से एक और कॉलर जुड़े हैं, राजेश जुड़े हुए हैं, एनर्जी सेक्टर पर जानते हैं, उन्हें जानकारी चाहिए। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। राजेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो एनर्जी सेक्टर एवं सोलर सेक्टर और ईवी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक बाय करना चाहिए अभी के कंडीशन में? आप एनर्जी सेक्टर के बारे में जानकारी चाह रहे हैं? एनर्जी और ईवी सेक्टर में। बिल्कुल, ईवी पर तो खैर हमने अभी बात भी की थी वाधवा जी, तो एनर्जी सेक्टर और ईवी पर किस तरह क्या आपका जो है वो पर्सपेक्टिव रहने वाला है आने वाले इस पूरे बाजार के सेंटिमेंट को देखते हुए? हमारे यहाँ पर एनर्जी की कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ पर जो एनर्जी जो प्रोडक्शन है, जो क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उसमें बड़ी कंपनीज एनटीपीसी हैं, और उससे रिलेटेड आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अंदर आप जो पीएसयू एनर्जी वाली कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इन्होंने जैसे एनटीपीसी है, सबसे बड़ा प्लेयर एक बनने वाला है ग्रीन एनर्जी के अंदर, और इसी तरह अडानी भी एक ग्रीन एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी और काफी काम कर रही है। तो ये कंपनीज में आप फोकस करिए। मेरी राय रहेगी कि ये बहुत डेफिसिट है, इसके अंदर आने वाला टाइम है, हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल कंजम्पशन जो है पावर की, एनर्जी की, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। और पीछे हमने देखा है 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज कंपनी की, स्पेशली पावर कंपनीज के जी। बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप इनके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, आज की स्टेज में भी आरईसी है, पीएफसी है, एनटीपीसी है और एनएचपीसी है, तो ये सारे कंपनीज जो हैं ये पब्लिक सेक्टर की हैं, अगर इनमें इन्वेस्ट करेंगे। और देखिए पावर सेक्टर जब बड़ा होता है तो इसका जो नए पावर प्लांट बन रहे हैं उसके अंदर बीएचईएल आता है, या दूसरी जो पावर सेक्टर को सप्लाईज करती हैं, तो ये वाली कंपनीज को भी आप खरीद सकते हैं, ये प्रॉक्सी होती है पावर एनर्जी सेक्टर के लिए। तो मेरी राय रहेगी तो जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं पावर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। कई सेक्टर्स पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, उसी में से रेलवेज की अगर बात की जाए जो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है जब हम बात करते हैं वाधवा जी, तो रेलवेज को लेकर किस तरह का पर्सपेक्टिव आपका रह रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तो? चलिए वाधवा जी के पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं इस खास शो पर, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा समझो कि चोर चोर घुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, कि रूठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो बाजार इस हफ्ते में। लगातार हम स्टॉक और सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे साथ जो स्टॉक एनालिस्ट जुड़े हुए हैं वाधवा जी उनसे ले रहे थे, तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े। वाधवा जी हम बात कर रहे थे रेलवे सेक्टर को लेकर, कितने ज़्यादा बुलिश हैं आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर में रेलवे सेक्टर को लेकर? अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बुलिश है हम। रेलवे सेक्टर के अंदर अभी जैसे देखिए बजट के अंदर भी उसके बाद भी न्यूज आई हैं, कोचेस के अंदर इसको अपग्रेडेशन कर रहे हैं, नई ट्रेन्स बन रही हैं, नई उसके अंदर लाइंस आ रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और दिल्ली बॉम्बे का कॉरिडोर नया बनाया जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये सारी रेलवे सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, और बहुत बुलिश है हम इस सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट का काफी फोकस है, बहुत बड़ा आउटले है, और जो कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, नए कोचेस बनाने के अंदर, तो ये बहुत अच्छा प्ले है, इसमें वेल्थ बड़ी अच्छी क्रिएट होगी। क्योंकि समय कम है और जाने से पहले नया जो करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसमें आपकी 3 पसंदीदा सेक्टर्स कौन से रहने वाले हैं जो एक आम निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल होने ही चाहिए अगर वो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एंट्री कर रहा है तो? चलिए हमने पहले भी बात करी थी, मेरे को 3 सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं।
इंडिया टोटल हम सारे बुलिश हैं। इन्वेस्टर जो एनालिस्ट हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इंडिया पे बहुत बुलिश हैं। लेकिन हमारे 3 प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं जो मैंने पहले भी बोला था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत अच्छा सेक्टर है, प्रॉक्सी है पूरी इकोनॉमी की। हम कहीं ना कहीं कैपिटल जो है इसमें स्टार्व्ड हैं और बहुत अच्छी इसमें ऑफटेक है, क्रेडिट ऑफटेक बहुत है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स बड़ी होंगी। तो एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सीमेंट सेक्टर है या उसमें आयरन सेक्टर है, स्टील एंड आयरन का। और इसकी एग्जीक्यूशन करने के लिए ईपीसी कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं हमारे को। तीसरा हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर के अंदर हमारी इकोनॉमी में हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर अभी काफी कुछ करने की जरूरत है और काफी कुछ हो भी रहा है। इसके अंदर 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो कि लीड ले रही हैं, गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है। तो हेल्थ केयर एक और सेक्टर है जो कि हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए इंडिया। चलिए, उम्मीद करती हूँ तमाम जो लोग शो देख रहे थे उन्होंने पेन और कॉपी लेकर इन तमाम सेक्टर्स को जरूर नोट किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाधवा जी इस शो पर आकर अपने विचार साझा करने के लिए, और तमाम जो हमारे कॉलर्स थे जो उनकी तमाम जानकारियां उन्हें चाहिए थी स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक, वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर इस शो के साथ अपने विचार साझा करने के लिए। तो बाजार इस हफ्ते में हम कोशिश करते हैं कि तमाम सेक्टर स्पेसिफिक और शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अगले हफ्ते के लिए इसे बचा कर रख लीजिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी रेशमा के साथ। नमस्कार।